सोशल इन्फ्लुएंस जो है उसमें 3 टाइप्स ऑफ ग्रुप इन्फ्लुएंस हैं। 3 group influence processes. First one, conformity. Conformity means behaving according to the group norms. That is the expectations of other group members. We behave according to the expectations of other group members. हम norms को follow करते हैं, majority को हम follow कर रहे हैं। आपको किसी ने कहा नहीं है कि आप उसको follow करो, लेकिन we are behaving according to the group norms. जो majority का behavior है, हम भी उसी तरह से behave कर रहे हैं। और second one is compliance, जो कि आज हमने करना है compliance and obedience. 3 group influences होते हैं, conformity, compliance and obedience. persuasion भी somehow हमने इसमें include किया था। persuasion भी एक social influence ही है, लेकिन mainly जो हम करते हैं conformity करते हैं, compliance है और obedience है। Compliance means behaving in a particular way in response to a request made by someone. Behaving in a particular way in response to a request made by someone. Compliance means behaving in a particular way in response to a request made by someone. जब कोई request करता है तो हम उसकी request की वजह से अपने behavior को change कर लें, उसको हम compliance कहेंगे. Conformity means behaving according to the group norms. And compliance means behaving in a particular way in response to a request made by someone. It is a type of social influence by which we do something we are asked even if we primarily don't want to do it. For example, donating at a traffic light, sign up for a campaign, taking up an advertising poster outside an exam center. जब आपसे रिक्वेस्ट की जाती है तो फिर आप जब वो बिहेव करते हो उस तरह से उससे कंप्लाइंस कहेंगे. There are 6 bases of social power that are useful in compliance. रिवॉर्ड, अगर आपको रिवॉर्ड मिलता है तो भी आप कंप्लाइंस करते हो. कोरियन, आप ग्रुप में रहना चाह रहे हो इसलिए भी आप कंप्लाइंस करते हो. एक्सपर्टीज, अगर कोई एक्सपर्ट पर्सन है किसी फील्ड का, अगर उसने आपसे कहा है तो भी आप कंप्लाइंस करोगे. इंफॉर्मेशन की बेस पे अगर कोई ऑथेंटिक पर्सन जो है ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, किसी ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट से आपको मिल रही है इंफॉर्मेशन, तो आप फिर कंप्लाइंस कर सकते हो. रेफरेंट पावर, जिसने आपको रेफर किया है अगर उसमें पावर है, या लेजिटिमेट अथॉरिटी, अगर किसी के पास लॉफुल अथॉरिटी है तो भी आप उसकी बात मानते हो और अपना बिहेवियर चेंज करते हो. 6 bases of social power. The power of helplessness, ये कुछ और फैक्टर्स हैं सोशल पावर्स जो यूज करती हैं. The power of helplessness, we are likely to comply to helpless people. अगर कोई हेल्पलेस पर्सन है आपके सामने तो आप उसकी हेल्प करते हो. अगर वो आपसे कहता है कि मेरी हेल्प करें तो आप बहुत खुशी से उसकी हेल्प करेंगे. A foreign tourist asking for directions, अगर कोई आपसे डायरेक्शंस पूछ रहा है, रास्ता पूछता है. A vision impaired person crossing the road, a person waiting for someone to help her lift a heavy bag, a pregnant woman or elderly person standing in a coach. तो आप ऑटोमेटिकली उसकी हेल्प करते हो, या अगर वो आपसे कहता है तो भी आप बहुत जल्दी और फौरन उस पर्सन की हेल्प करते हो. मूड पे भी डिपेंड करता है. इफ वी वांट टू कन्विंस समवन, वी वेट फॉर देम टू बी इन अ गुड मूड. वेटिंग फॉर पेरेंट्स टू बी इन गुड मूड टू आस्क अबाउट योर टूर टू गो. तो ये एक हमारे सब घरों का ये प्रॉब्लम है कि हम अपने पेरेंट्स से अगर कोई परमिशन लेनी हो तो हम उनके अच्छे मूड का इंतजार करते हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर आपको नहीं पता कि कब चेंज हो जाए, तो उसके लिए भी वी हैव टू वेट फॉर देयर प्लेजेंट मूड. तो किसी को कन्विंस करना है तो उसके मूड को भी आपने देखना होगा. तो कंप्लायंस जो है ये अपने एटीट्यूड को चेंज करना है. अब कंप्लायंस टेक्निक्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है. कंप्लायंस टेक्निक्स, foot in the door technique. Once you convince people to agree to a small request, they are more likely to comply for a bigger request. जब आप अपनी किसी छोटी बात को मनवा लेते हो
तो वो फिर आपसे बिगर रिक्वेस्ट जो है आप या फिर अगर किसी ने आपसे कंप्लाइंस किया है या आपने किसी से कंप्लाइंस किया है, वाइस वर्सा, फिर छोटी रिक्वेस्ट को कंप्लाई करने के बाद फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब आपकी जो है बिगर रिक्वेस्ट जो है, बड़ी डिमांड जो है वो भी मानी जाएगी। इसे कहते हैं फुट इन द डोर टेक्निक। कंप्लायंस में जो टेक्निक है, फुट इन द डोर टेक्निक, लोगों को परसुएट करने के लिए या एग्री करने के लिए जो पर्टिकुलर एक्शन हम इनिशियल जो रिक्वेस्ट करते हैं, कोई एक स्मॉल रिक्वेस्ट करते हैं, इसके बाद जो है लेटर ऑन वो आपकी बिगर रिक्वेस्ट भी मान सकते हैं। मोर सिग्निफिकेंट रिक्वेस्ट विच दे वुड नॉट हैव एग्रीड टू हैड दे हैड बीन, बाद में आप उनसे कुछ भी अगर उसने छोटी रिक्वेस्ट मान ली है तो आप उससे बड़ी भी चीज मंगवा सकते हैं, जैसे आप पेरेंट्स से करते हो। अगर वो आपकी कोई छोटी विश है वो पूरी करते हैं, तो फिर आप अपनी बड़ी वाली चीजें जो है महंगी या ज्यादा एक्सपेंसिव या आप कह सकते हो कि बिगर रिक्वेस्ट जो है वो आप फिर उनसे करना शुरू कर देते हो। तो ये फुट इन द डोर टेक्निक है, एंड दिस टेक्निक रियली वर्क्स बिकॉज पीपल हैव अ नेचुरल नीड ऑफ कंसिस्टेंसी। जब आप किसी से कंप्लाई करते हो, कंप्लायंस करते हो, तो आप फिर उस चीज पे कंसिस्टेंट रहना चाहते हो। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है। पीपल प्रेफर नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट देमसेल्व्स इन बोथ एक्शंस एंड बिलीव्स। इससे पर्सन जो है वो कंसिस्टेंट रहने की अपॉर्चुनिटी जो है वो गेन कर लेता है, और फिर हर बार जो है वो कंप्लायंस करने की कोशिश करता है। For example, when a friend asks to borrow an unreasonable sum of money, to which you say no only to turn around and ask for a smaller sum that you agree to give. अब आपने जब उससे स्मॉलर अमाउंट मांगी तो वो फिर उससे एग्री हो जाता है देने के लिए। द डोर इन द फेस टेक्निक इसके ऑपोजिट टेक्निक है, डोर इन द फेस टेक्निक। In this technique, an unusually large request is made. Then slowly, the favor asked is decreased to a level that the target feel comfortable to compliance. अब इसमें डोर इन द टेक्निक क्या है, पहले आप कोई हैवी डिमांड करते हो, बिगर डिमांड करते हो, तो जब सामने वाला वो चीज नहीं मान रहा तो फिर आप उससे लेसर या स्मॉलर रिक्वेस्ट करते हो, तो वो पर्सन जो है वो फिर मान जाता है। तो ये डोर इन द फेस टेक्निक है। Next is the low ball technique. These are methods of compliance. Low balling technique is a compliance method in which the persuader gets a person to commit to a low ball offer they have no intention of keeping. Then the price is suddenly increased. Low ball में क्या है? Making a reasonable request, then revealing the details that increase the cost involved. The person involved in reluctant to back out even if the ground rules are changed just because of the public commitment he has made. This technique is deceptive. For example, fake job advertisements we read in newspapers. Some rules have also made lowballing illegal. अक्सर शॉपकीपर्स भी इस तरह से करते हैं। आपको पहले प्राइस बताएंगे, जब आप उसमें थोड़ा सा आपको वो चीज अट्रैक्टिव लगती है तो फिर आप उसमें इंटरेस्ट लेते हो, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रिवील करना शुरू करते हैं और फिर उसकी जेन्युइन प्राइस जो है वो बता देते हैं, या उनके साथ कोई ऑफर्स मिला के आपको किसी तरीके से वो अट्रैक्टिव अपनी उस चीज को अट्रैक्टिव बना के आपको वो चीज सेल आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये लो बॉल टेक्निक है, पहले आपको उसकी ज्यादा बेनिफिट्स और लो कॉस्ट दिखाई जाती है, उसके बाद फिर और चीजें उसके साथ अटैच करके कॉस्ट बढ़ाई जाती है। इस तरह से जैसे आप एडवर्टाइजमेंट्स देखते हो, उसमें भी बहुत सारी इस तरह से ऑफर्स आ रही होती हैं, कोड्स, प्रोमो कोड्स बता रहे होते हैं, तो उससे हम अट्रैक्ट होते हैं और हम अपना जो बिहेवियर और बिलीफ और एटीट्यूड है वो चेंज कर लेते हैं, अपने डिसीजंस को हम चेंज कर लेते हैं। मोस्टली जो लो बॉल टेक्निक है ये सेल्समैन और एडवर्टाइजर्स ही यूज करते हैं। नेक्स्ट इज दैट्स नॉट ऑल। First, a large request is made, then a discount or bonus is offered, which makes the request reasonable.
एक लार्जर रिक्वेस्ट जो है वो आपको दी जाएगी, उसके बाद उसमें डिस्काउंट या बोनस, जिस तरह से मैंने आपको बताया, कोई प्रोमो कोड वगैरह आपको बता दिए जाएंगे ताकि आपको वो रिक्वेस्ट रीजनेबल लगे, लेकिन आपको नहीं पता होता कि वहाँ पे उनका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा होता है, लेकिन हम उनमें उसकी जो ऑफर है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज क्विक which sometimes turn down some requests without even considering them. That this is called a refusal script. For example, we avoid eye contact with pen holders. The pick technique aims at disrupting this refusal script and get our attention. Some, for example, used by pen holders are: can you spare me a quarter? Can you spare ₹10? इसमें हम अचानक से जो है वो अपना बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं। मोस्टली ये बिजनेस में यूज की जाती है टेक्निक, जो वहाँ पे सेल्समैन है वो एक्सप्लोर करते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बताते हैं कस्टमर्स के लिए, और उनकी प्रेफरेंस और लाइक्स या डिसलाइक्स के अकॉर्डिंग जो है वो उसमें बता रहे होते हैं कि इसमें ये आपके फायदे होंगे, इससे आपका ये जो है ये लो कॉस्ट है, उसमें आपका इतना इतना जो है ये आप सेव कर सकते हो। इसमें आपको पता है कि इसका जो आपसे अगर कोई कह रहा है कि आप ये चीज ले लें, तो आप उसको पता है कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो रिफ्यूजल ही है, आपने इसको रिफ्यूज ही करना है, तो वो आपसे इस तरीके से जो है अनयूजुअल रिक्वेस्ट इस सिचुएशन में आपसे करेगा कि वो आपको इफेक्टिव नजर आएगी, आप उसको कंसिडर कर सकते हो। इसमें कंप्लायंस टेक्निक्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, फुट इन द डोर टेक्निक है एंड डोर इन द फेस टेक्निक है। समहाउ लो बॉल टेक्निक भी जो है वो भी वर्क करती है, लेकिन ये पहली 3 टेक्निक्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रेजिस्टिंग एक्सटर्नल प्रेशर, जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी तरह से बिहेवियर होगा, बल्कि ये जस्ट रिसर्च बेस्ड जो हैं बातें हैं। Regardless of the technique used, people may act opposite to what is asked to them because of the inappropriateness, unreliable behavior, fakeness, being mean, external factors. For example, turning down a product despite hard efforts by a sales clerk, or for internal reasons like principles, beliefs. For example, a soldier is captivity refuses to reveal any secret information despite the mental or physical torture they may undergo. तो जरूरी नहीं है कि आप अंडर प्रेशर आकर अपना डिसीजन, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सको, या अपने एटीट्यूड को चेंज करो, अपने बिहेवियर को चेंज करो। जरूरी नहीं है कि इन टेक्निक्स को हम यूज करते हुए हमेशा ऐसा होगा, ये नॉर्मली जो है वो होता है, लेकिन कुछ कभी कभार जो है ये टेक्निक्स वर्क नहीं करती, कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हर टाइम जो है ये टेक्निक्स वर्क नहीं करेंगी। जिस तरह से आपके पास एक एग्जांपल है सोल्जर की, कि अगर उसको फिजिकल टॉर्चर भी किया जाता है लेकिन फिर भी वो अपने कंट्री के जो सीक्रेट्स हैं वो रिवील नहीं करता। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ओबीडियंस, ये लास्ट टाइप है ओबीडियंस की। This behavior is a response to a person in authority. जब हम किसी अथॉरिटेटिव पर्सन की वजह से अपना बिहेवियर चेंज कर लें, उसको ओबीडियंस कहते हैं। किसी अथॉरिटेटिव पर्सन के कहने पर जब हम उसको सबमिशन करते हैं, तो उसको जब आप उसके अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर चेंज करते हैं, उसे ओबीडियंस कहेंगे। कन्फर्मिटी क्या है? ग्रुप नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर चेंज करना, बिहेविंग अकॉर्डिंग टू द ग्रुप नॉर्म्स, क्योंकि आपका ग्रुप वो एक्सपेक्ट करता है आपसे, हालांकि उसमें ग्रुप ने या ग्रुप के किसी पर्सन ने आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं की, लेकिन उनके कहने के बगैर ही आप उस ग्रुप और सोसाइटी, उस कल्चरल नॉर्म्स को जो है वो फॉलो कर रहे हो। वी आर बिहेविंग अकॉर्डिंग टू द कल्चरल नॉर्म्स और ग्रुप नॉर्म्स और सोसाइटल नॉर्म्स। और कंप्लाइंस में क्या है कि चेंज इन बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट मेड बाय समवन। जब कोई रिक्वेस्ट करता है तो हम अपना बिहेवियर या अपना बिलीफ चेंज करें, तो उसे कंप्लाइंस कहेंगे। एंड ओबीडियंस इज बिहेवियर
This behavior is a response to a person in authority. Authoritative person की वजह से जब बिहेवियर चेंज होगा, ये भी एक सोशल इन्फ्लुएंस है, ओबीडियंस भी सोशल इन्फ्लुएंस है. सोशल इन्फ्लुएंस में हमारे बिहेवियर्स चेंज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, रियल और इमेजिन्ड प्रेजेंस ऑफ अदर. जरूरी नहीं है कि वो पर्सन वहां पे मौजूद हो, क्योंकि ओबीडियंस में आपके टीचर ने आपसे कहा है आपने ये काम करना है, आप वहां पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आपने वो टास्क कंप्लीट करना होता है. दिस इज ओबीडियंस. तो आप अपने बिहेवियर को कंप्लाई कर रहे हो विद एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, लॉ और द सबमिशन टू वंस अथॉरिटी. Obedience may sometimes require people to acts which are horrible, and some people may mask their horrible act under the name of obedience. For example, जब सोल्जर्स से कहा जाता है कि आपने फायरिंग करनी है, तो आप क्योंकि उनको ऑर्डर्स मिले हैं, दे हैव टू ओबे दोज ऑर्डर्स. अब वो नहीं देख रहे कि वहां पर बच्चे हैं, खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपने ऑर्डर्स को फॉलो करना होता है, उन्होंने उनको ओबे करना है. तो ये ओबीडियंस की हॉरिबल, आप कह सकते हो कि एक हॉरिबल फैक्ट है अबाउट ओबीडियंस. Soldiers are trained to obey superiors. Thus, one participant in the My Lai massacre recalled, यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि जब उन्होंने शूटिंग का कहा, तो लेफ्टिनेंट जो थे उन्होंने शूट करने को कहा. सो आई स्टार्टेड शूटिंग. अब सोल्जर जो है वो कह रहे हैं मुझे, क्योंकि मेरे अथॉरिटेटिव पर्सन ने, जो पर्सन था, जो लेफ्टिनेंट था, उन्होंने मुझे कहा था. तो अब वहां पे जो लोग थे, दे वर बेगिंग एंड सेइंग नो नो, एंड द मदर्स वर hugging their children, and well we kept right on fire. क्योंकि उनको उनके लेफ्टिनेंट ने कहा है, जो कि अथॉरिटेटिव पर्सन है, सो वो काम कर रहे हैं. इससे वो बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं. अब जब इस तरह से फॉलो किया जाता है तो उसको हम डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस कहते हैं. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ओबीडियंस, यहाँ पे मिलग्राम्स, स्टैनले मिलग्राम्स का एक्सपेरिमेंट है ओबीडियंस टू अथॉरिटी. ये भी अनएथिकल एक्सपेरिमेंट ही था. मिलग्राम के एक्सपेरिमेंट से इन्फ्लुएंस होकर जिम्बार्डो ने भी एक्सपेरिमेंट किया था, सोशल एक्सपेरिमेंट किया था. तो मिलग्राम ने ये 1965 से 1974 में ये सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट की थी टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ओबीडियंस एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं अप टू 440 वोल्ट्स. यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंटर है, टीचर, एंड दिस वन इज लर्नर. अब लर्नर के बाजू पे उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक जो है, इलेक्ट्रोड्स अटैच कर दिए हैं, और ये वायर है. अब यहाँ पर एक पैसेज दिया जाता है लर्नर को कि वो उसको मेमोराइज करें. जब लर्नर उसको याद कर लेता है, टीचर उससे सुनता है. अब हर दफा जब लर्नर मिस्टेक करेगा, यहाँ पर जो है ये ग्लास है, जो दीवार है ये ग्लास की बनी है, जहां से ये एक दूसरे को देख सकते हैं. ये दोनों सेपरेट रूम्स हैं, लेकिन यहाँ पे पार्टीशन जो है वो ग्लास वॉल से की गई है. अब जब भी ये गलती करता है तो टीचर इसको इलेक्ट्रिक शॉक देता है, और ग्रेजुअली जो है स्टेप बाय स्टेप वो जैसे जैसे मिस्टेक्स बढ़ती जाती हैं, इलेक्ट्रिक शॉक की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है. 20 वोल्ट से स्टार्ट करता है और 440 वोल्ट्स तक जो है इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जा रहे हैं. यहाँ पे एक्सपेरिमेंटर है जो कि अथॉरिटेटिव पर्सन है. जब टीचर को ये एक्सपेरिमेंटर कहेगा, तब टीचर इलेक्ट्रिक शॉक्स जो है उनकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करेगा. तो ग्रेजुअली क्या होता है कि बार बार एक्सपेरिमेंटर, जब ये लर्नर गलती करता है तो एक्सपेरिमेंटर इसको बोलता है कि इलेक्ट्रिक शॉक की इंटेंसिटी को इंक्रीज किया जाए. और लर्नर यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक शॉक्स की वजह से, पेन की वजह से हर्ट हो रहा है और चीखता चिल्लाता है और कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से इलेक्ट्रिक शॉक्स का स्विच ऑफ कर दिया जाए. टीचर जो है वो क्योंकि एक्सपेरिमेंटर के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है और उसकी तरफ देखता है, तो वो बार बार जो है उन ऑर्डर्स को
फॉलो करने को बोल रहा है। वो कहता है कि इलेक्ट्रिक शॉक्स जो हैं इसको लर्नर जो ही डिजर्व करता है, इसने क्यों याद नहीं किया, इसको इलेक्ट्रिक शॉक्स मिलने चाहिए। तो अब ये क्योंकि एक पर्सन जो है वो हर्ट हो रहा है उसके सामने, अब ये जो है ये अंडर प्रेशर है कि इसने इसकी बात माननी है, अथॉरिटेटिव पर्सन है। तो जब इस तरह से हम ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, इसको डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस। हर एक चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। जितने भी सोल्जर्स या सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जब किसी रैली पे या किसी सिट इन पे फायरिंग हो रही होती है, शेल फायर किए जा रहे होते हैं, टीयर गैस फायर हो रही होती है, या लाठी चार्ज हो रहा होता है, वो सब चीजें जो है वो ओबीडियंस के अंडर आ रही हैं, वो ऑर्डर्स को फॉलो कर रही हैं। और डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस बेसिकली क्या है? ओबेइंग द कमांड टू हार्म अनदर पर्सन। अब दूसरे लोगों को आप हार्म कर रहे हो, लेकिन आप खुद भी अंडर प्रेशर हो, लेकिन आप पे ओबीडियंस वाला जो एलिमेंट है वो ज्यादा पावरफुल है कि आपने उसको ओबे करना होता है। मोस्टली क्रिमिनल रिलेशनशिप्स में देखी जाती है, सब्सटेंस अब्यूज में, जिसमें आपने ऑर्डर्स को फॉलो करना है और आपके सामने एक पर्सन जो है वो पेन से चिल्ला रहा है, लेकिन आपने अपने ऑर्डर्स को ही फॉलो करना होगा। अब इसमें इलेक्ट्रिक शॉक्स ऑफ अप टू 440 वोल्ट्स वर गिवन टू द लर्नर फॉर failing to answer to a question by the teacher on the order of the experimenter. experimenter order दे रहा है और उसने उसको electric shocks देने हैं। Factors that breed obedience. On the basis of these studies, Milgram concluded that following three factors breed or increase obedience. The distance of the victim, जितना distance होगा, ज़्यादा अगर distance है तो जो obedience है, अगर आपका victim से distance ज़्यादा है तो आप ज़्यादा अपने अथॉरिटेटिव के जो भी ऑर्डर्स हैं वो फॉलो करोगे। क्लोजनेस एंड लेजिटिमेसी ऑफ द अथॉरिटी, अगर आपके पास अथॉरिटी जो पर्सन है, अथॉरिटेटिव पर्सन है, या लेजिटिमेसी जो है वो आपके ज़्यादा क्लोज है, तो भी आप ज़्यादा उन ऑर्डर्स को फॉलो करोगे। इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी, द डिस्टेंस ऑफ द विक्टिम मीन्स it was easy for our pilots to drop nuclear bombs on innocent villagers than to go and kill in persons. Also, arms like artillery and armored find easy to shell a village than the infantry to go and kill each individual. जितना आपका डिस्टेंस कम होता जाएगा, आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ओबे करने में, ऑर्डर्स को फॉलो करने में। जो नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स थे, नाजी वॉर में बहुत सारे लोगों को जो है वो प्रिजनर बना लिया गया था। तो नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स वर अ सॉल्यूशन to increase the distance between executioners and the Jews to increase obedience and decrease stress on soldiers. उसको उन्होंने वहां से दूर कर दिया था ताकि उनका जो स्ट्रेस है सोल्जर्स पे वो कम से कम हो। Also executioners distance the those being executed by putting a mask on their face. अगर उनको मास्क कर दिया जाता है तो भी आप पे इमोशनल स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है। Hence, more the distance from the victim, more is the obedience in subject towards an order. और अगर victim से आपका फासला ज्यादा है, अगर आप दूर हैं, तो ओबीडियंस ऑब्वियसली आप ज्यादा करोगे, क्योंकि उन ऑर्डर्स को आप ओबे करोगे, क्योंकि आप उस विक्टिम की तकलीफ को देख नहीं पा रहे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ओबीडियंस को। मिलग्राम के एक्सपेरिमेंट में जो था क्लोजनेस एंड लेजिटिमेसी ऑफ अथॉरिटी थी। Milgram in his experiment dramatized a phone call and left the lab. अब यहाँ पे मिलग्राम ने ड्रामेटाइज किया कि उसको जो एक्सपेरिमेंटर था उसको कॉल आ जाती है और वो वहां से चला जाता है, लैब में उस रूम से वो चला जाता है। Pointed a clerk in his authority, वहां पे क्लर्क को छोड़ गया है। The obedience dropped significantly. The teacher refused to continue giving shocks on the orders of the clerk, and when the clerk decided to himself give the shock, the teacher resisted, plugged out the electric supply. अब ये अथॉरिटी पे भी डिपेंड करता है कि कितनी लेजिटिमेसी है उस अथॉरिटी की, उसका रैंक कौन सा है कि आप जिसकी बात मान रहे हो। Also, the physical presence of the authority matters. The obedience drops to 21% on orders given on a phone call. अगर एक्सपेरिमेंटर ने फोन कॉल पे ऑर्डर्स दिए हैं, जिस तरह से
ऑनलाइन क्लासेस में भी आप देख रहे हो कि जो टीचर्स ऑर्डर्स दे रही हैं, जो भी आपसे कहा जा रहा होता है, तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स होता है वो 21% टू सम एक्सटेंट वो ड्रॉप हो रहा है। इस एक्सपेरिमेंट में फिजिकल प्रेजेंस नहीं थी उसकी एक्सपेरिमेंटर की, और उसने फोन कॉल पे ऑर्डर्स दिए, तो इसकी तो वहाँ पे जो पर्सन थे, जितने भी एक्सपेरिमेंट में 1 बाय 1 आ रहे थे, उन तमाम टीचर्स की जो ओबीडियंस थी वो 21% ड्रॉप हो गई। इसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस में भी तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उनका जो लर्निंग प्रोसेस है वो ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। तो अथॉरिटी की प्रेजेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। Institutional authority. The fact that the orders come from a reputed institution or an authority backed by such also influences the subject to obey orders. अगर institutional authority में ये भी है कि आपको आप देखते हो कि reputed institution से अगर orders मिल रहे हैं तो आपने follow करने हैं, तो institution की authority भी matter करती है। Here is destructive obedience. Why do people show destructive obedience like the extermination of 6 million Jews? Maybe some sadistic people enjoy hurting others. Another explanation for destructive obedience is that obedience relieves the followers from personal responsibility. और हर पर्सन जो है वो यही कह रहा था, they were just following orders. जब उन तमाम सोल्जर्स को बुलाया गया और उनसे पूछा गया तो उन्होंने सबने यही रिस्पॉन्स दिया था, they were just following orders. जब उन्होंने 6 मिलियन जूस को शूट कर दिया था तो उन सबका यही रिस्पॉन्स था कि वो ऑर्डर्स को फॉलो कर रही थी। तो यहाँ पे हमारा जो है सोशल इन्फ्लुएंस का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। सोशल इन्फ्लुएंस में हमने 3 टाइप्स की इन्फ्लुएंस देखी, कंफर्मिटी, compliance and obedience.